इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाले पार्ट में पार्ट 3 को करेंगे और पार्ट 3 के साथ ही हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाला चैप्टर कंक्लूड होगा। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के हैं, जो एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे या फिर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसमें 4-5-6 क्वेश्चन ही दिए गए हैं आपको। 5 का क्वेश्चन बनाने के लिए है या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग चाहे एग्जाम्पल्स बना ले या एक्सरसाइज, तो हमने एक्सरसाइज को ही चूज किया है। आप एग्जाम्पल भी बना लेंगे तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एक ही प्रिंसिपल पर ऊपर काम करते हैं और इस तरीके से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 which is the interior of the parabola x² = 4y। यानी यहाँ पर दो बात है। एक सर्कल का इक्वेशन दिया है कि 4x² + 4y² = 9। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में कर लेंगे, x² और y², तो 4 दोनों तरफ से कॉमन लेकर के हम राइट में लिखेंगे तो आपका हो सकता है कि x² + y² = 9/4 और 9/4 के जगह पर 3/2 का द होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं आसानी से, 3/2 का द होल स्क्वायर। अब तो हमने एक सर्कल खींच दिया, ओरिजिन इसका सेंटर था, इधर -3/2 हो जाएगा, इधर +3/2 हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा, इधर -3/2 हो जाएगा, क्योंकि 9/4 को हम लोग 3/2 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। अब इसके बाद एक पैराबोला दिया है, हम कैसे पहचाने कि पैराबोला, तो x² और 4y है। तो इसमें x और y में देख रहे हैं कि एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है, तो इसका मतलब कि वो निश्चित रूप से आपका पैराबोला है। और पैराबोला भी कैसा है, तो y का पावर 1 है, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और इसमें हम देख रहे हैं कि x² का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दिया है, तो यानी अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको ये रूल से। तो हम एक रफ डायग्राम बनाए, एक सर्कल बना दिए और इसमें एक अपवर्ड पैराबोला बना दिए। अब है कि हमको निकालना क्या है, तो ये पूरा एरिया निकालना है, दोनों के बीच का इंटीरियर वाला पार्ट निकालना है, सर्कल का इंटीरियर वाला पार्ट जो पैराबोला के अंदर में है। अगर एक्सटीरियर निकालना होता तो ये वाला होता। तो अब हमको देखना है कि ये पार्ट पूरा निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि इसमें हम फिगर में देख रहे हैं कि ऊपर में आपका आ रहा है सर्कल का और नीचे में कर्व जा रहा है पैराबोला का। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी दो कर्व से घिरा हुआ कोई एरिया हो तो उसमें अपर कर्व के फंक्शन में से लोअर कर्व के फंक्शन को माइनस करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं उस लिमिट में। तो यानी अपर में सर्कल है, नीचे में पैराबोला है, लाइन ड्रॉ करके आपको देख लेना है कि कैसा पड़ रहा है। तो यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पैराबोला है, यानी सर्कल के लिए y जो होगा उसमें से पैराबोला के लिए y के फंक्शन को माइनस करके उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट क्या रखेंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों, क्योंकि ओरिजिन से ही जाता है, तो जब दोनों बराबर है तो एक पार्ट का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं अब एक पार्ट पर। अब इस पार्ट के लिए हमको देखना है कि ये पॉइंट तो 0 है, बेसिकली देखना है कि ये पॉइंट कितना होगा, ये आपके इधर चलेंगे तो ये पॉइंट कितना होगा। आपको मालूम है कि कहीं भी दो कर्व हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या जैसा भी फिगर हो, उसका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमको कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, पैराबोला का इक्वेशन और सर्कल का इक्वेशन। तो पैराबोला में है कि x² = 4y। अगर यही हम लोग x² = 4y रख देते हैं तो हमारा था 4x², तो 4 × 4y करेंगे यानी 16y + 4y² = 9 हो गया। आप इसको सीधा कर लीजिए, 4y² + 16y - 9 = 0। फिर अब 4 इसको फैक्टराइज कीजिए जैसा कि आप जानते हैं, तो 4y² + 18y - 2y - 9 = 0 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो 2y × 2y + 9, इन दोनों में -1 कॉमन हो गया तो 2y + 9 = 0 हो गया। अब इसको 2y + 9 × 2y - 1 लिख सकते हैं। y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, -9/2
और 1/2 आ गया। तो जब y का वैल्यू आ गया तो हमको तो x के लिमिट से मतलब है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का एक वैल्यू निगेटिव आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। पैराबोला आपका है अपवर्ड, तो जब अपवर्ड पैराबोला होगा तो इसमें y का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो हम लोग वही लिखे हैं कि एयर y इक्वल ड्यू टू बीइंग अपवर्ड पैराबोला। तो देयरफॉर y का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस 9/2 छोड़ दिए और तब x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हम इसी में भी रखिए, इसमें रखिए चाहे इसमें, तो ये थोड़ा छोटा इक्वेशन है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y की जगह पर x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 ये y का वैल्यू रखते हैं। 2 से कटा दिए तो 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का वैल्यू आया 2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस √2। तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं √2 और यहाँ लिख सकते हैं माइनस √2। तो अब एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कर्व का लिखा हुआ है एरिया, तो हमको एरिया यहाँ निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू, चूंकि 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो एक पार्ट का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एरिया निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या होगा इस पार्ट के लिए, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गया √2। तो लोअर लिमिट हम 0 लिखे, अपर लिमिट लिखे √2। अब इसके बाद आना है फंक्शन पर। तो फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि ऊपर में सर्कल वाला y चाहिए। तो यहाँ जब हम लिख रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो और करेंगे 4 को कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 होगा। और 9/4 के जगह पर आप लिख सकते हैं कि 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से y निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, पहले स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो वही हमने लिखा y की जगह कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और तब फिर माइनस करना है हमको क्या नीचे वाले का। तो नीचे वाला पैराबोला है, पैराबोला कैसा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हमने नीचे वाला x स्क्वायर बाई 4 लिख दिया, dx इसका निकालना है। अब यहाँ पर ये 2 तो बाहर हो गया, इसका निकालने के लिए डायरेक्ट √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्मूला पर है कि x इंटू √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए होता है। तो उस आधार पर आप लिख दिए x/2 इंटू √, जो दिया है उसको लिख दिए, फिर प्लस a स्क्वायर, तो 3/2 का तो होल स्क्वायर यानी 9/4, और बाई में 2 लिखना था तो 2 यहाँ लिख दिए। इसके बाद साइन इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह पर x और a के जगह पर 3/2 लिख दे, तो x/3/2 हो गया माइनस। अब यहाँ 1/4 तो कॉमन है और x स्क्वायर का होता कितना है, तो x³/3, तो यानी x³ ऊपर हो गया और नीचे 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 12। तो अब हमारा, और इसका अपर लिमिट √2 और लोअर लिमिट 0 होगी। अब देखिए इसमें और इसमें हर एक टर्म में 3 टर्म है, तीनों में 1/2 कॉमन है। तो आप 2 इंटू तीनों का 1/2 निकाल लीजिए, 2 कट जाएगा, काम खत्म हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर ये x इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच गया। यहाँ 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2x/3 उलट जाएगा तो हो जाएगा माइनस x³/6 हो गया। लिमिट आपका √2 और 0 लिख दिए। अब इसके बाद लिमिट वैल्यू को पुट कीजिए, तो जब √2 पुट करेंगे तो यहाँ तो हो गया √2 इंटू √3/2 का तो होल स्क्वायर 9/4 हो गया। x के जगह पर √2 लिख करके स्क्वायर करेंगे तो सीधा 2 होगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स और 2 इंटू x के जगह पर √2, तो 2√2/3 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर √2 का पावर 3 करेंगे तो 2√2 होगा और बाई में 6 हो गया। अब फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए यहाँ भी x गुना कर रहा है, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। इसमें भी यहाँ 0 होगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ओवरऑल ये पूरा 0 हो गया। अब फिर यहाँ भी ये प्लस कर दीजिए, इसको प्लस माइनस साइन में माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। 0 का क्यूब करेंगे तो 0/6 यानी 0 हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि √2 और यहाँ 9/4 है, -2 है, तो एलसीएम लेकर के करेंगे तो 9 - 8/4 यानी 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 9/4
साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया, और इसको कटा दिए यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 3। तो अब जब ये 3 हो गया तो √2/3 हो गया, बाकी तो ये सब 0 हो गया। अब देखिए ये और ये नंबर है, तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं कि √2/2 माइनस √2/3 और प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लिख दिए। अब इसको एलसीएम लेकर के सिंपल किए तो 3 इसका एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3√2 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो गया, अब प्लस ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 जैसा है वैसे लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1, और 1 आपको शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हो गया √2/6 और प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया। तो इसमें कंसेप्ट कुछ नया नहीं था, हमने बस केवल 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, जिससे कैलकुलेशन आपको करने में हेल्प मिलेगा। बाकी रूल इसमें कुछ नया नहीं है। आपको रफ डायग्राम बनाना है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लीजिए, लिमिट आपका पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। अपर लिमिट वाला जो होगा ये अपर वाला कर, उसके इक्वेशन में से लोअर वाले को निकालेंगे, कहीं भी आपका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसके बाद आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या होता है, रूल सब में वही चलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x-1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक दिया गया है आपको कि x-1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लिए, जैसे हमने लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको फर्स्ट मान लिए, और x-1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मान लिए। चाहे आप इसको पहले दिया है तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले तो इसका एक जनरल आइडिया, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता नहीं चल रहा है कि ऊपर किस टाइप का होगा, हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक में देखे थे कि सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है हमारा, ये अगर ओरिजिन से जा रहा है सर्कल तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है। दूसरा इक्वेशन होता है इसी का कि x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये बेसिक इक्वेशन था सर्कल का। तो इसमें देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दिया है, तो ये तो इस फर्स्ट टाइप पर है। तो इसमें सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगा a के बराबर, तो यहाँ 1 है तो 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यानी एक सर्कल बनेगा हम जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा और रेडियस 1 यूनिट के बराबर होगा। तो हमने एक जनरल सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ -1 लिख दिया, सेंटर 0 हो गया। तो इस इक्वेशन के ग्राफ को हमने लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x-1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि x-1 द होल स्क्वायर प्लस y-0 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर h के जगह पर 1 0 आ जाएगा और रेडियस तो आपका 1 होगा। तो फिर एक 1 0 यानी x पर 1 को लेकर के एक सर्किल आप ड्रॉ किए। ये सर्किल तो जब 1 रेडियस इसका था तो यहाँ से गया था, तो इसका भी अगर सेंटर लेंगे 1 यूनिट है तो ये यहाँ से टच करेगा और ये आपका एक सर्कल बन गया। ये सर्कल का आपने x-1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो पहले तो फिगर डिसाइड करना है। तो फिगर इसको कैसे डिसाइड किए लिख करके, तो इस बात को हमने लिख दिया पहले कि x-1 द होल स्क्वायर प्लस y-0 द होल स्क्वायर
इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया हमारा, सेंटर हो जाएगा यहाँ का 1 और इसका के वाला 0, तो 1 0 सेंटर हो जाएगा। आर का वैल्यू तो 1 होगा ही, तो आर 1 लेकर के सेंटर इसको लेकर के हम एक सर्किल होगा। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों कर्व के बीच में जो इंक्लूडेड एरिया है उसको निकालना है। तो सीधे देख रहे हैं कि इन दोनों कर्व के बीच में ये एरिया आपका पड़ रहा है ये पूरा, तो इसको आपको निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जितना एरिया ऊपर वाला होगा उतना ही एरिया नीचे वाला होगा। तो 2 एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। तो हमने इसको हिंट दिया है, कुछ काम आपको करने हैं, कुछ हमने हेल्प कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकालेंगे। क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में एक मिड पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि वो कटिंग पॉइंट कितना है, और इस कटिंग पॉइंट इस वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कर्व है, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी एक कर्व है। दोनों अलग अलग कर्व है और दोनों ऊपर ही है, नीचे तो आपका एक्स एक्सिस है। तो पहले निकालिए कि मिड पॉइंट क्या होगा। तो हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, हमने यहाँ इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर है, पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका वैल्यू तो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस साइन है तो सबका बदल जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया। इसको आप कैंसिल कर दिए तो बचा क्या 2x, और ये माइनस 1 था इधर जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 1/2। अब जब x का वैल्यू 1/2 आ गया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल करके आप इसको 1/2 इंडिकेट कर सकते हैं। ये 1/2 हो गया। तो अब हमारा एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 इंटू, अब इस पार्ट का निकालिए। तो क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कर्व, इस पार्ट के लिए इतने दूर के लिए आपका कर्व है, इसके लिए y, तो इसका y कितना होगा, y स्क्वायर होगा 1 माइनस 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर में, तो वही हो गया कि रूट अंडर 1 माइनस 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर dx। अब इसका अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 है और ये 0 है। तो अपर लिमिट 1/2 और लोअर लिमिट 0। और फिर अब इस पार्ट का निकालेंगे। तो इस पार्ट के लिए जब देखेंगे इस पार्ट के लिए, तो इसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका अपर लिमिट क्या होगा, तो 1 है, और लोअर लिमिट क्या है, इतने दूर के लिए तो 1/2 है। तो 1 और 1/2 के लिमिट में इसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स का निकाल लीजिए। अब तो दोनों इंटीग्रेशन क्लियर है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर है और उसी फार्मूला पर ये भी है। अंतर क्या है कि इसमें जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होगा आपका एक्स, जैसे यहाँ पर हम के लिए लिख देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर के जगह पर 1 हुआ, बाई में 2 और साइन इनवर्स x बाई ए। तो x बाई ए का मतलब सीधे 1 यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो जहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं वहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, x के जगह पर भी x माइनस 1 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ भी x लिखे हैं तो x की जगह 1, यानी आपको कुछ नहीं करना, दोनों पैटर्न सेम है। इसमें जहाँ जहाँ x आप यूज किए हैं वहाँ पर x माइनस 1 कर देंगे, इसके बाद लिमिट निकाल लेंगे तो आपका ये रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स और x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है,
ये थोड़ा समझने वाली बात है। x इक्वल टू 0 तो आपका ये y एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 3 किए तो राइट साइड में y के पैरेलल हो गया लाइन, क्लियर है। y इक्वल टू x है तो यहाँ से इक्वली इंक्लाइन मैंने 45 डिग्री या π/4 का बनाते हुए सीधा जाता है ओरिजिन से, ये भी क्लियर है। अब हमको मेन है कि y इक्वल टू x² + 2 का कर्व कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि x² है, x और y में से एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है, तो जाहिर सी बात है कि पैराबोला होगा। x² का वैल्यू y यहाँ पॉजिटिव में दिया है, अपवार्ड होगा, ये भी क्लियर है। अब देखना है कि ये डायरेक्ट x² = 4ay के रूप में नहीं है, बल्कि x² के साथ कुछ और टर्म जुड़ा हुआ है। तो अब y के सिमेट्रिक होगा, अपवार्ड पैराबोला होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन ये ओरिजिन पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो अगर x और y, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x का जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0² + 2। तो 0² + 2 का मतलब क्या हुआ, 2, तो y का वैल्यू 2, यानी जब आप x का 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 0² + 2 यानी 2 हो गया। तो इसका पॉइंट कौन हुआ, 0, 2, यानी ये कहाँ जाएगा आपको, तो x पर 0 y पर 2, तो इसका वर्टेक्स यहाँ से हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। तो जब ये अपवार्ड हो गया तो ये पैराबोला भी डिसाइड हो गया, ये लाइन दोनों डिसाइड हो, तीनों लाइन डिसाइड हो चुका है। अब इनके बीच का हमको चाहिए, तो बीच में कौन पड़ रहा है, तो इस सब रीजन के बीच में ये पड़ रहा है, इतना ही तो एरिया निकला। यही मेन समझने वाली बात है कि कौन सा रीजन है। तो पैराबोला, इस लाइन और इस लाइन सबके बीच में ये कॉमन एरिया पर है, तो इसी का वैल्यू निकालना है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अपर लिमिट हो जा रहा है 3, ये 3 है आपका, लोअर लिमिट हो जा रहा है 0, ऊपर में कर्व कौन है, तो पैराबोला का, नीचे में कर्व कौन जा रहा है, तो y = x का जा रहा है। अब रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, तो अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, ऊपर वाले के लिए हो गया y का वैल्यू x² + 2 लिख दिए, और माइनस नीचे वाले के लिए डायरेक्ट y = x दिया है तो y = x लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, x³ + 3 + 2x - x² 2, 3 0 में करना है। आप 3 यहाँ रखिएगा तो 3 का पावर 3 यानी 27 / 3 तो 9 हो जाएगा, 2 × 3 कीजिएगा 6 होगा, माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9/2, फिर -0 जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बना, 9 और 6 मिलकर के 15, अब -9/2 तो आप करेंगे तो 30 - 9/2 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड का, तो इसमें क्या देखा कि इंटीग्रेशन करने वाला जो टर्म था वो काफी टफ नहीं था, लेकिन फिगर समझने में बाकी क्वेश्चन से थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि पैराबोला का फॉर्म थोड़ा सा प्लस करके यहाँ दे दिया था, तो एक अलग चीज हो गया था कि कहाँ से जाएगा पैराबोला, क्योंकि इसके पहले जितना पैराबोला हम बनाए थे सब ओरिजिन से टच करता था, तो इसको डिसाइड करना था। y = x एक अलग लाइन दे दिया था, और ये x = 0 x = 3 जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस में पहले उसका रफ डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम बना करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, फिर कौन सा रीजन का एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है उसको देखिए, उसके बाद देखिए कि वो एरिया एक्स एक्सिस के साथ केवल एक कर्व से घिर रहा है कि 2 कर्व से घिर रहा है। अगर 2 कर्व के बीच का है या 2 लाइन के बीच का है तो ऊपर वाले कर्व के फंक्शन में से नीचे वाले के फंक्शन को माइनस करके तब उसका लिमिट में इंटीग्रेशन निकालिए। अगर एक कर्व से है तो आप पहले से बनाना जानते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसमें आपको बेसिकली हिंट करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए वो ट्राइंगल के एरिया निकालने से रिलेटेड बात है, तो आपको ध्यान देना है कि ट्राइंगल का एरिया में कभी आपको ट्राइंगल के तीनों पॉइंट दिए रहेंगे और कभी आपको 3 लाइन दिए रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे उसका एरिया निकाला जाएगा। आइए अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ट्राइंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल कुछ वर्टिसेज आर -1 0 1 3 एंड 3 2। और इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन व्हिच साइड्स हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 4। तो देखिए इस दोनों, और उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव दो क्वेश्चन है वो आप बना लीजिएगा आराम से। इस क्वेश्चन में देखिए अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात आती है तो आपको ये इतना मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट लाइन होंगे। तो क्वेश्चन इसका 2 टाइप से पूछा जाता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 4 नंबर को हमने ऑप्ट किया है तो 4 में आपके तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से जब एरिया निकालेंगे तो आपको फंक्शन या इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें y का वैल्यू आप पुट करेंगे। तो हमको ट्रायंगल का एरिया जब निकालना है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या वर्टिसेस भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का हर वर्टिसेस 2 लाइन का इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए ट्रायंगल के साइड्स के लिए या फिर उनका वर्टिसेस बोलिए, तो हमको तीनों वर्टिसेस भी पता होना चाहिए और तीनों लाइन का इक्वेशन भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको तीनों पॉइंट दिए गए हों, तीनों वर्टिसेस दिए गए हों, तो वहां पर आप पहले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, और अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया है तो सॉल्व करके उसका वर्टिसेस निकालेंगे। अब देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, वर्टिसेस दिया हुआ है ए, 3 वर्टिसेस दिया है, हमने एक वर्टिस पहले वर्टिस को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लिया, ठीक है। तो अब एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ये है -1 0, तो -1 0 कहीं ना कहीं इस साइड में आएगा, तो एक पॉइंट हमने दे दिया। -1 0 बी का है कि 1 3, तो 0 से थोड़ा आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं होगा, ऊपर तो 1 3 दे दिए, और यहाँ पर 3 2 है, तो 3 2 का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड है, तो जब ये 3 है तो 1 से आगे ही कहीं पॉइंट जाएगा, और ये 2 है, तो जब 2 है और इसका y वाला 3 है तो y से थोड़ा नीचे ही जाएगा, मतलब इस पॉइंट से आ गया, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, कहीं एक पॉइंट हमने दे दिया 3। कोई एक्यूरेट ग्राफ पर बनाना आपका जरूरी नहीं है, अंदाज से वैसे ही क्लियर करके कि वो पॉइंट अभी पॉइंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब 3 है तो ये वाला 3 से ज़्यादा रहता तो ऊपर जाता है, कम है तो नीचे आएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 है और ये 3 है, तो ये 1 जहाँ भी आप डिनोट किए तो 3 है तो उसके बाद ही जाएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ऐसा एक रफ डायग्राम बना लीजिए। अब हमको देखना है कि निकालना है कौन सा एरिया, तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये हो गया हमारा पूरे ट्रायंगल का एरिया। अब इस एरिया को ध्यान से सेट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो क्या देख रहे हैं कि इस एरिया में 3 वर्टिसेस हैं, तो एक वर्टिस यहाँ, ये मान लीजिए कि आपका लकड़ी यहाँ एक्सिस पर है, हो सकता है कि पॉइंट ऊपर भी हो तो वहां से मान लेंगे, तो x पर एक पॉइंट हो गया, इसका x वाला वैल्यू लेकर के डाल दिए तो 1 हो गया, इसका भी x वाला वैल्यू लेकर के डाल दिए। x में आप देख रहे हैं कि -1 1 और 3 है, तो यही 3 लिमिट होंगे x के लिए। अब इसके बाद हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक ये, और उसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे तभी इतना दूर का एरिया निकलेगा, ठीक है। अपर ए बी है और लोअर में इस लाइन सेगमेंट का करेंगे एरिया, या लाइन का निकालेंगे माइनस करके तब निकलेगा। फिर सेकेंड रीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें BC ऊपर है, तो BC के फंक्शन में से नीचे वाला फंक्शन को माइनस करना होगा। तो अब एक चीज देखिए, ये जो नीचे वाला लाइन देख रहे हैं बेस लाइन, तो बेस लाइन देख रहे हैं कि तो एक ही लाइन है AC, तो उसका इक्वेशन भी सेम होगा। अच्छा, उसमें पॉइंट हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्लूड कर रहा है, एक पार्ट में माइनस कर रहा है, अब फिर दूसरे वाले में भी उसी लाइन का लिमिट चेंज करके माइनस करना है। तो कहने का मतलब है दोनों में AC के y वैल्यू को माइनस ही करना है, तो एक ही जगह लिख देंगे आप, पूरा इंक्लूडेड लिमिट जब है -1 से 3 तक, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए आपको 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन पता करने का एक फॉर्मूला याद होगा कि y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। अब इसी फॉर्मूला से हमने ए बी का निकाला, तो देखिए ए बी में हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो y माइनस y1 यानी y माइनस ये 0 हो गया, बाई y2 यहाँ पर है 3 माइनस 0, फिर वैसे ही x माइनस x1, तो x में से -1 को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो गया, और बाई में फिर ये 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर
ये लिख सकते हैं कि सिंस y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो इस आधार पर ये बनेगा। अब इसके बाद इसको वैल्यू सिंप्लीफाई किए, जैसे y हुआ ये 3 हुआ, x प्लस 1 बाई 2 हुआ, y का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि y ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी लाइन सेगमेंट के लिए या ए बी साइड के लिए y का वैल्यू, तो 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 हो गया, एक इक्वेशन हो गया। सेम इसी तरीके से हम बी सी के पॉइंट का वैल्यू रख करके निकालेंगे इसी प्रोसेस से। तो हमारा आ रहा है बी सी का वैल्यू, वाई बी सी का वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2 इंटू 7 माइनस 8। आप इसको कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हम ले लिए। उसी तरीके से ए सी का निकालना है, इसको भी वैसे ही वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है वाई ए सी का वैल्यू एक्स प्लस 1 बाई 2। ये तीनों इक्वेशन हो गए, तो तीनों साइड का हमको मिल गया। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि y इक्वल टू इसके लिए कितना है, BC के लिए 1 बाई 2 7 माइनस एक्स हो गया। इसके लिए y लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं बाई 2। नीचे वाले के लिए आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब हमको तीनों के लिए y का वैल्यू मालूम हो गया, तीनों का लिमिट मालूम हो गया, तो एरिया निकालना आसान है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, तो ऊपर में जो है उसको जोड़ दीजिए, नीचे वाले को माइनस करना है, तो y ए बी, इसका लिमिट क्या हुआ, तो y के लिए अपर लिमिट 1, ए बी के लिए लोअर लिमिट -1, तो -1 और 1 के बीच में y ए बी प्लस ये वाला लाइन, तो ये कितना है, तो y बी सी है, तो y बी सी के लिए अपर लिमिट हो गया 3, लोअर लिमिट हो गया 1, तो 1 और 3 के बीच में y बी सी, और नीचे वाला जो लाइन पड़ेगा उसको माइनस करना है, तो माइनस y ए सी, और इसका डायरेक्ट लिमिट पूरे को माइनस करना है, तो -1 से लेकर के 3 तक करेंगे। अगर अलग अलग पार्ट में होता तो अलग अलग पार्ट में करते, जैसे आप पहले किए हुए थे कई क्वेश्चन में। तो अब इसके बाद ये तो सिर्फ 3 बाई 2 निकल गया, एक्स प्लस 1 का निकाले तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 हो गया, लिमिट डाल दिए 1 और -1, यहाँ पर 1 बाई 2 कॉमन निकालिए, 7 माइनस एक था तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 हो गया। ये माइनस करना है x, तो 1 बाई 2 कॉमन निकालिए, x का x बाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का x हो गया, लिमिट आपका -1 से 3 तक डाल दिए। अब इसमें लिमिट वैल्यू पुट कीजिए, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं पहले से, तो लिमिट वैल्यू पुट करने पर 3 बाई 2 यहाँ 1 करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1, और फिर -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 बाई 2, माइनस इसलिए कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 होगा, लेकिन नीचे वाले लिमिट का माइनस किया था तो माइनस हो गया, और फिर x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 हुआ, लेकिन हमको माइनस करना है फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1 बाई 2, यहाँ भी वो वैल्यू पुट कर लीजिए, एक बार 3 और एक बार 1, तो ये आ गया, फिर माइनस करना है 1 बाई 2, यहाँ भी एक बार 3 और एक बार -1 पुट किए तो ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें ये +1 -1 कैंसिल हो गया, इसके बाद और तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो देखिए 3 बाई 2 इंटू 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 1 बाई 2, और यहाँ देखिए 21 में से 7 घटा लिए तो 14 हुआ, और फिर -9 बाई 2 है प्लस 1 बाई 2 है, तो -8 बाई 2 होगा, यानी 4 हो जाएगा, तो 14 में से 4 घटा लिए, ओरली ही 10 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए, ओरली कर लीजिए और अपने कर लीजिए। इसके बाद फिर -1 बाई 2, यहाँ देखिए 9 बाई 2 है, -1 बाई 2 करेंगे तो 8 बाई 2 यानी 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4, तो 4 4 8 हो गया, तो 1 बाई 2 हो गया। तो अब देखिए ये 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, ये 2 से कट गया 5 टाइम्स, और ये कट गया 4 टाइम्स, तो कितना हुआ 3 + 5 -4, तो 3 5 8 हो गया, -4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको साइड दिया हो, तो जैसे साइड को एक को ए बी मान लीजिए, एक को बी सी मान लीजिए, एक को ए सी मान लीजिए, और ए बी बी सी और ए सी मान करके, अब देखिए अगर ए बी का इक्वेशन आपको दिया हो, ठीक है, तो ए बी के इक्वेशन और बी सी के इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना है जो आप 10th में पढ़े हैं उसी मेथड से।
या जैसे भी आपको सिंपल लगे सॉल्व कर लीजिए, वहाँ दिखा दीजिए यहाँ सॉल्व करके, या फिर आप अपने भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे कि सॉल्विंग दिस इक्वेशन। फाइन। तो अब देखिए ए बी और बी सी को अगर सॉल्व आप करेंगे, जैसे कहीं ए बी और बी सी का इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो वैल्यू मिलेगा हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, तो एक्स वाई वैल्यू किसका होगा, तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट है यानी बी का होगा। वैसे ही बी सी और ए सी को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉमन पॉइंट कौन मिल रहा है, सी मिल रहा है, यानी वो वैल्यू आपको देगा सी का। और उसी तरीके से ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो वो कॉमन पॉइंट ए दे रहा है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ए का। तो इस तरीके से आप ए बी सी तीनों के वर्टिसेस निकाल लेंगे, और ए बी सी तीनों के वर्टिसेस निकालेंगे तो बेसिकली उसके एक्स फंक्शन की जरूरत है, लेकिन आप दोनों को निकाल लीजिएगा, एक्स भी डायरेक्ट आप निकाल लीजिए तो ठीक ही है। और उसके बाद ये डायरेक्ट फिर इसी तरीके से तीनों का लाइन का इक्वेशन दिया ही है, इसमें हमने लाइन निकाला था, वर्टिसेस दिया हुआ था, उसमें लाइन दिया होगा तो आप वर्टिसेस निकाल लेंगे, और उसके बाद लाइन और वर्टिसेस की सहायता से रफ डायग्राम बनाते हुए आप एरिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये पहले बेटर रहेगा कि कम क्वेश्चन को मेनी टाइम्स आप खुद से बना करके देख समझ करके प्रैक्टिस कीजिए। जब आने लगता है तो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाइएगा, बनाइएगा, बनेगा। और इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये टॉपिक पूरा किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। उसमें 4-5 वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है सॉल्यूशन के लिए, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको सॉल्व करके और उसका रिजल्ट फाइंड कैसे करते हैं। तो ये सब डिफरेंट क्वेश्चन है, 5-6 वीडियो में अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, उसको एक आध बढ़ भी सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और तब तक आप वीडियो को प्रैक्टिस देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके पहले अगर आपके पोर्शन छूटे हुए हैं तो उनको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बेसिकली आपके पूरे कैलकुलस का यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट का एक रिवीजन टेस्ट होता है। रिवीजन टेस्ट उसमें कहीं आपको डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत पड़ेगी, कहीं इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब तक आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम फंसेगा। इसलिए जिन लोगों का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप डिफरेंशियल को बनाने के पहले बेसिक तो आप बना लेंगे सिंपली, लेकिन उसको अच्छे से बनाने और समझने के पहले आप कैलकुलस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, वीडियो को रिप्ले करके देख लें। जो आपके टॉपिक छूटे हुए हैं या जिन पर कम प्रैक्टिस हो उनका प्रैक्टिस कर लें, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे के चैप्टर पर हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो देते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं इसका। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर 11th क्लास और 12th क्लास के लिए मैथ और केमिस्ट्री का दे रहे हैं लेसन। और जब ये कोर्स एनसीईआरटी के अनुसार पूरे हो जाएंगे पूरे सिलेबस से, तो इसके बाद अदर जैसे एयरफोर्स में भी या अदर टाइप के वीडियोज भी हम लोग देंगे। फिर हो सकता है कि हम लोगों को अगर समय मिले तो कुछ प्रीवियस क्लासेस के भी 9th 10th वगैरह के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे इसी चैनल के माध्यम से देने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। तो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ